हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। रिजल्ट्स ऑफ कोर्स चल रहा है अभी भी सीजन, तो कुछ कुछ रिजल्ट्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने भी हमारी वेबसाइट investindia.in नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ओरिएंटेड जो हैं प्रोडक्ट्स वी हैव क्रिएटेड, एंड यू नो वी डोंट एडवर्टाइज एनी अदर प्रोडक्ट, वी जस्ट एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट्स। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, दैट्स व्हाट कीप्स अस अफ्लोट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़। तो यूएस मार्केट थोड़ा डाउन रहा फ्राइडे को, और मेजरली अगेन थोड़ा सा टैरिफ की बात फिर से शुरू हो गई। अगर आपने फ्राइडे सत्संग देखा था तो उसमें काफ़ी डिटेल में बात भी करी थी मैंने इस बारे में। तो ट्रम्प हैज़ अगेन ऑन फ्राइडे ट्वीटेड, या फिर मतलब जो है ट्रुथ सोशल पे डाला कि भाई ही सेट कि 50% टैरिफ लगेगा यूरोपियन यूनियन पर फ्रॉम 1 जून 2025। और उन्होंने एप्पल पे भी 25% टैरिफ लगाने की बात की है, क्योंकि और उन्होंने बोला है कि आईफोन जो है वो यूएस में ही बनने चाहिए। अगर वो नहीं बनाएंगे तो 25% टैरिफ उनके ऊपर। तो इस तरह की कुछ अनाउंसमेंट। तो टैरिफ टेंशन जो है वो, जो कि थोड़ी सी ईज हो गई थी राइट आफ्टर, मतलब जब काफ़ी सारी चीज़ें चल 90 डे का जो ये पॉज लिया था, वो फिर से थोड़ा सा वापस आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये होगा या नहीं होगा, 1 जून की डेडलाइन है। मेजरली यूरोपियन यूनियन 50% टैरिफ जो है वो 1 जून की डेडलाइन है अब, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई ट्रेड टॉक्स जो है वो स्टॉल हो गई हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। तो वो चल रही थी बट वो बंद हो गई है। तो दैट्स वाई ही हैज पुट दैट टैरिफ। तो अभी लेट्स सी हाउ, अब इसका क्या इम्पैक्ट रहता है क्या नहीं रहता है, ये होगा या नहीं होगा, फिर से बात स्टार्ट हो जाएगी क्या। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट गॉट वरीड, एंड जो है वो नेगेटिव में रहा, बोथ यूरोपियन मार्केट एंड यूएस मार्केट ऑन द फ्राइडे। तो ये इम्पैक्ट वहां पर रहा है। इंडिया की एक थोड़ी सी अच्छी खबर रही, जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ वी हैव बिकम बाय आईएमएफ, एज पर आईएमएफ। तो हम जो है फिफ्थ से नाउ वी आर फोर्थ, तो हमने जापान को पीछे कर दिया है। राइट, तो ये मतलब पता नहीं आप सब जो हैं, हम सब एक जैसे मैं जो 90s के किड्स हैं जो पढ़ाई की थी, तो उस टाइम लाइक जापानीज सोनी एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स राइट, टोयोटा एंड इवन सुजुकी राइट, तो ये सब हम एक जापानीज, मेड इन जापान वाज अ बिग ब्रांड। तो कभी मतलब उस टाइम शायद ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वी विल बी एवर अ बिगर इकोनॉमी देन जापान। तो आई थिंक इट्स अ बिग, मतलब फॉर मी एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, एक ऐसा मतलब सपना टाइप हो सकता है शायद 90s में, कि कभी सोचा था मैंने कि मैं शायद सोचा भी नहीं होगा कि हम कभी जापान से भी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे राइट। तो नाउ वी आर अ बिगर इकोनॉमी दैन जापान। So that is, I think, a big news, right? And we should be within 2 to 3 years bigger than Germany as well, which is the currently the third largest economy. And जो 2-3 साल में हम उसको भी क्रॉस कर देना चाहिए, so then we will be the third largest economy mostly post 2028. That's the expectation everyone has, right? तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव जो है ओवरऑल नंबर वाइज डेटा है। बाकी जीडीपी वगैरह का डेटा भी अब आने वाला है, तो वी विल हैव मोर डिटेल्स ऑन इट। बट दिस इज अगेन थोड़ा सा एक, अगेन डेटा जो होते हैं ये सब, इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, बट ये जस्ट एक आपको एक खुशी देते हैं राइट, कि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बाकी इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है राइट, उसमें बात चल रही है कि शायद फर्स्ट ट्रेंच ऑफ कोई ट्रेड डील, मतलब कोई पहला ट्रेंच आएगा, शायद पहला फेज जो है वो 7 से 10 दिन में फाइनल हो जाएगा, उसमें एग्रीमेंट की उम्मीद है राइट। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, जो कि 26% का जो टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगाया था, जो 90 डेज में अभी सस्पेंडेड है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि मोस्ट ऑफ द गुड्स पे वो हट जाएगा। तो जो फ्लैट मिनिमम बेस लाइन 10% टैरिफ जो है वो शायद रहेगा, और वो भी कुछ कुछ गुड्स पे जा सकता है राइट। तो ऑब्वियसली यूएस जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया में, और ऑलमोस्ट $132 बिलियन का ट्रेड हम यूएस के साथ करते हैं, तो ये ट्रेड डील काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है फ्रॉम इंडियाज एक्सपोर्टर्स पर्सपेक्टिव स्पेशली, एंड ऑब्वियसली फ्रॉम इंपोर्ट पर्सपेक्टिव एज वेल। इंडिया ईयू में भी जो है डिस्कशंस आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक आवर कॉमर्स मिनिस्टर इज इन ईयू करंटली फाइनलाइजिंग द डिटेल्स ऑफ इंडिया ईयू एफटीए एज वेल। तो वहां पर भी ट्रेड डील की बात चल रही है। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने हैं, बिकॉज ये जो ट्रेड डील्स की जब हम निटी ग्रिटीज में जाते हैं, तो इनके जो कि किस पे इम्पोर्ट ड्यूटी है किस पे नहीं है, कौन सा
किस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, यानी ये जो भी चीज़ें हैं, तो क्या फाइनल डिटेल्स में जब हम फाइन प्रिंट्स में जाएंगे तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि हमारे कौन से सेक्टर को और कौन सी कंपनीज को पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डील्स होती हैं, और स्पेशली विद दीज काइंड ऑफ, राइट, जैसे इंडिया यूके हुआ, अब इंडिया यूरोप हो रहा है, राइट, तो एक काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया यूएस अगेन वेरी वेरी बिग ट्रेडिंग पार्टनर, तो इनका इम्पैक्ट, इन डील्स का इम्पैक्ट जो है वो एक अच्छा खासा रहने वाला है इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रैक थोड़ा सा हम ज़्यादा क्लोजली इसको कर रहे हैं। बाकी फिजिकल डेफिसिट जो है थोड़ा सा ईज होने की उम्मीद है, बिकॉज बहुत बड़ा एक बम्पर डिविडेंड जो है आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया है। तो इस बार 2.69 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई ने गवर्नमेंट को एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो ट्रांसफर की है, राइट। और तो जिसकी वजह से इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास एक फिजिकल स्पेस आ गया ना, एक एक्स्ट्रा पैसा आ गया है जो वो स्पेंड कर सकते हैं ऑन प्रायोरिटी सेक्टर्स, राइट। और उसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट को भी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि 0.2 से 0.3% का फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फंड्स विच द आरबीआई हैज गिवन टू द गवर्नमेंट। ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.25% पे मेंटेन किया है, राइट। जो पहले भी था, मतलब इंटरेस्ट रेट्स डाउन किए हैं, तो इसलिए एक्सपेक्टेड था कि इस बार शायद ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा, लेकिन नहीं कम किया है। सो ऑफ कोर्स ईपीएफ रिमेन्स आई थिंक द वन ऑफ द बेस्ट डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विच इज ट्रिपल ई, राइट, जिसमें कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट स्टेटस है उसका, राइट। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप ईपीएफ आपकी कंपनी आपका काटती है और करता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, कंटिन्यू विद इट, ठीक है, डोंट चेंज दैट, ठीक है। बाकी इस हफ्ते जो मेजरली रिजल्ट है जो वी आर ट्रैक गोइंग टू ट्रैक, मोटा मोटा जो है वो बजाज ऑटो का और टोरेंट पावर का रिजल्ट तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ट्रैक, राइट। तो फाइनल लेग ऑफ Q4 रिजल्ट है, फिर मोस्टली नेक्स्ट वीक, इसी वीक एक्चुअली हमारा वी विल बी फाइनलाइज नेक्स्ट वीक, आई थिंक वी विल बी फाइनलाइजिंग अवर मॉडल पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एज वेल, राइट। जैसे जैसे रिजल्ट्स अभी ऑलमोस्ट लास्ट लेग चल रहा है, तो मोस्टली 31st तक सब रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड देन वी विल जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग एवरीथिंग। इस वीक 30 मई तक एक्सपेक्टेड है कि Q4 जीडीपी डेटा भी इंडिया का आ जाएगा, सो दैट ऑल्सो वी विल नो। मॉनसून इज रैम्पिंग अप वेल अहेड ऑफ द शेड्यूल चल रहा है, तो उसकी भी डेट्स जो हैं वो हमें अपडेट्स वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। फॉरेन फंड फ्लो लास्ट वीक थोड़ा सा नेगेटिव रहा, राइट, 11,000 करोड़ के आसपास का नेगेटिव रहा है। ऑफ कोर्स एक टैरिफ, अब ये वापस टैरिफ की बात होने लग गई है। फिर दूसरा, बॉन्ड मार्केट में भी काफ़ी टर्बुलेंस है, ठीक है, वो हमने देखा ही है, राइट। तो ऑलमोस्ट 4.5% प्लस जो है यूएस 10 ईयर जीसेक चल रहा है, और 4.6 प्लस हो गया था बीच में, ठीक है। तो वो एक कंसर्न है, राइट। और उसकी वजह से फिर एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत पैसा तो अट्रैक्ट होगा ही डेट की तरफ, इस तरह की अगर अट्रैक्टिव यील्ड्स वहाँ पर मिलती हैं। फिर जापान में भी थोड़ा सा चल रहा है, तो हमने अगेन फ्राइडे सत्संग में भी डिस्कस किया था कि वहाँ की भी यील्ड जो है वो 3% प्लस हो गई है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2000 के बाद ऑलमोस्ट 25 ईयर्स में हाईएस्ट 40 ईयर जापानीज यील्ड जो है वो बढ़ गई है। तो जापानीज जब यील्ड बढ़ती है तो दैट इज ऑल्सो हैज़ अ इम्पैक्ट, बिकॉज जापान जो है लो यील्ड इतने सालों से रहा है, तो वहाँ पर लोन लेते हैं और दूसरी कंट्रीज में डालते हैं, स्पेशली यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो येन कैश कैरी ट्रेड जो बात हुई थी पहले अक्टूबर में भी, फिर से उसकी थोड़ी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चल रही है। और जापान इज ऑल्सो वेरी हाई डेटेड कंट्री, राइट, उसकी जो 260% है डेट टू जीडीपी, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था काफ़ी पहले, आपने देखा होगा, आई डोंट नो, देखो आपने अगर आपने समझना है तो वहाँ पे भी ये थोड़ा सा कंसर्न रहेगा हाई इंटरेस्ट रेट्स का, तो उनके फिर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, और फिर ये सारी चीज़ें जो है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है ये हाई जीसेक यील्ड्स का, राइट। तो ये सब जो है रहेगा। बाकी इटर्नल जो जोमेटो कंपनी है, राइट, उसका एक्सपेक्टेड है कि उनके वेट जो है वो कट हो सकते हैं MSCI इंडेक्स में भी और FTSE इंडेक्स में भी। रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना फॉरेन ओनरशिप लिमिट कर दिया है, राइट। अभी कंपनी ने एक वो किया था कि भाई पहले 100% तक फॉरेन ओनरशिप हो सकती थी, अब उन्होंने लिख दिया कि भाई 49.5% से ज़्यादा फॉरेन ओनरशिप नहीं हो सकती। अब अगर 49.5% से ज़्यादा नहीं हो सकती तो ऑफ कोर्स, और उसमें कोई प्रोमोटर तो है नहीं उस कंपनी में, राइट। तो ये सारी जो इंडेक्स होते हैं तो इनमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि भाई अगर 40 इस तरह की लिमिट है तो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट होगा ना। तो इसीलिए ये इस तरह के जब रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं
तो दे टिपिकली रिड्यूस, तो इसमें ये रिडक्शन की उम्मीद है, तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि $800 मिलियन ऑलमोस्ट राइट, तो 6,000-7,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक एग्जिट हो सकता है ऑन एटर्नल। ठीक है, बाकी एन चंद्रशेखरन की टाटा मोटर के डीमर्जर के ऊपर, मतलब ही सेड कि इट कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स फॉर शेयर होल्डर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काफ़ी बेटर क्लैरिटी हो जाएगी बिजनेसेस की, थोड़ा फोकस्ड एग्जीक्यूशन कर पाएंगे हम, राइट। उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगेन 50% मार्केट शेयर हम लेना चाहते हैं ईवी में, उसके लिए कई कई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, राइट। तो वो भी सब चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें यही है कि बाय Q3 FY26 तक ये स्प्लिट ऑफ टाटा मोटर्स कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल जो है एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट्स की जहाँ तक बात करें तो एनटीपीसी का रिजल्ट आया, आई थिंक वो तो पहले फ्राइडे को सुबह ही आ गया था, तो उसका इम्पैक्ट फ्राइडे को दिख गया था। तो रिजल्ट जो है ओवरऑल एनटीपीसी का अच्छा आया, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ 22% से, रेवेन्यू 3% से ही इंक्रीज हुआ है, अच्छा डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और ग्रीन एनर्जी में भी उनका अच्छा प्रॉफिट जो है वो 3-fold इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू जो है ज़्यादा वो कंपनी का नहीं बढ़ा है। बाकी कंपनी के पास करंटली 33.7 गीगावाट की कैपेसिटी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, 33 गीगावाट। इसमें 17 के आसपास कोल है, 2.2 हाइड्रो है और 14 रिन्यूएबल है। एनटीपीसी का फुल नेम पता है ना आपको, नेशनल थर्मल पावर, राइट। तो वो भी रिन्यूएबल में 14.6% की गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो जो एनटीपीसी ग्रीन है मेजरली उसके थ्रू वहाँ पर कर रहे हैं, राइट। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और मतलब उनका ये प्लान है कि भाई 30 गीगावाट तक के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कंपनी बनाएगी 2047 तक, राइट। जो 100 गीगावाट का इंडिया का टारगेट है उसमें से 30 जो है वो एनटीपीसी बनाएगी, तो दैट्स व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन। तो अच्छा ही प्ले है फ्रॉम न्यूक्लियर पावर पर्सपेक्टिव, तो अच्छा है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आई थिंक एनटीपीसी इज ट्राइंग टू क्रिएट। न्यूक्लियर भी होगा, कोल भी होगा और सोलर भी होगा, तो तीनों पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड प्ले जो है एनटीपीसी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बालाकृष्णन इंडस्ट्री का भी रिजल्ट आया, जो कि एक टायर कंपनी है, आप सबको पता ही है, मेजरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। रेवेन्यू कुछ खास नहीं, 2.6% से ही बढ़ा है, प्रॉफिट अच्छा ग्रो हुआ है जबकि 24% के आसपास, राइट। और ओवरऑल अगर हम FY25 की बात करें तो रेवेन्यू 11.5% इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट 12.5%। एनीवेज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एज आई सेड, काफ़ी यूरोपियन प्रेजेंस है इनका, स्लो डाउन है ओवरऑल इकोनॉमीज में वर्ल्ड में, तो ऑब्वियसली मतलब एक्सपेक्टेड है, राइट, कि थोड़ा बहुत मार्जिन्स वगैरह पे भी इम्पैक्ट रहता है और रेवेन्यू ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट रहता है। अशोक लेलैंड कंपनी जो है उसका भी रिजल्ट आया था। रिजल्ट अगेन प्रॉफिट अच्छा ग्रो हुआ है 38% से, रेवेन्यू 6% से, टॉप लाइन नहीं ग्रो हो रही है ज़्यादा ओवरऑल जो है ऑटो सेगमेंट में, बिकॉज ऑफ अगेन टैक्स वगैरह की काफ़ी बात होती रहती है उसमें, राइट। फ्यूल प्राइसेस भी ज़्यादा रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो वो सब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर वॉल्यूम पे दिख रहा है, राइट। तो रेवेन्यू अगेन 6% ही इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्टिविटी वगैरह सब चीज़ों की हैं, तो उसकी वजह से जो है वो सब चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं, राइट। कमर्शियल व्हीकल सेल्स जो है ऑलमोस्ट सेम है अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें, राइट। जबकि बस सेगमेंट जो है उनका अच्छा कर रहा है ओवरऑल। क्रेडो ब्रांड्स का आई डोंट नो इफ यू गाइस सी, 20% अपर सर्किट था उसके ऊपर, जो मुफ्ती करके ब्रांड जो चलाते हैं, वन ऑफ द स्मॉल कैप प्लेयर है, काफ़ी माइक्रो कैप प्लेयर है एक्चुअली, पार्ट ऑफ अवर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक। 20% का अपर सर्किट था फ्राइडे को, राइट। तो मेजरली बिकॉज ऑफ एबिटा अच्छा ग्रोथ, 33% का ग्रोथ दिखाया, मतलब इवन दो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो नेगेटिव रही, स्टिल जो है नेट सेल्स जो है वो 15% बढ़ा, तो उससे लग रहा है कि वो डिमांड वगैरह है, एक्सपेंशन रिटेल का भी अच्छा हो रहा है, राइट। प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हुआ है, जैसे मैंने बोला 33% का एबिटा ग्रो हुआ है, राइट। तो वो सब पॉजिटिव की वजह से एकदम से कंपनी में काफ़ी उछाल आया, और 16 नए ब्रांड आउटलेट्स उन्होंने FY25 में जो है ओवरऑल लॉन्च किए हैं, तो 441 स्टोर्स हो गए हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, तो इसकी वजह से कंपनी जो है मतलब काफ़ी वर्किंग कैपिटल वगैरह काफ़ी मेंटेन्ड है उनकी, काफ़ी एक मतलब टाइट शिप कंपनी जो है टिपिकली रन करने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर नहीं है, एक अच्छा टाइट शिप क्रिएट करती है। तो उसमें जब रिजल्ट आया तो मतलब एक अच्छा लो वैल्यूएशन भी अच्छा लेवल पे था, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा एक उस थॉट प्रोसेस से लिया था हमने,
तो वो अभी 20% जो है उसमें बड़ा है. लेट्स सी हाउ इट गोज ओवरऑल इन द फ्यूचर एज वेल. सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज फॉर टुडे एज वेल एज थोड़ा बहुत दिस वीक एज वेल. ठीक है. और आज छोटा सा जैसे मैंने बोला नॉलेज सेक्शन है, तो हम जैसे कोल वगैरह की बात कर रहे थे, एनटीपीसी की बात कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड है राइट कि सोलर जो है वो कितना बड़ा है. तो ये बेसिकली एलॉन मस्क जो है उन्होंने ट्वीट किया था, तो इसलिए मेरे को लगा कि थोड़ा शेयर करता हूँ, तो अच्छा लगा ये थोड़ा डेटा. तो सोलर पावर उन्होंने जो बोला, उन्होंने सोलर पावर इज वेरी ऑब्वियसली द फ्यूचर इफ वी कैन डू एलिमेंट्री मैथ कंपेयर टू सन ऑल अदर एनर्जी कंबाइंड इज लाइक केवमैन बर्निंग सम ट्विग्स राइट. तो सोलर जो है वो अब वर्ल्ड में 10% पावर जनरेशन का सोलर के थ्रू होगा. ठीक है. अप्रैल 2025 में 10% वर्ल्ड का जो पावर जनरेशन हुआ वो सोलर में हुआ. एंड इंडिया में ऑफ कोर्स आप देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा फोकस सोलर ही है राइट. और आप सभी कंपनीज का देखें, या तो हाइब्रिड कर रहे हैं वो कि भाई विंड और सोलर साथ में कर रहे हैं, या मोस्टली सोलर कर रहे हैं. तो सोलर पे ज्यादा फोकस इंडिया की सभी कंपनी का भी है. अगर हम टाटा पावर देख लो, आप टोरेंट पावर देख लो, अगर एनटीपीसी देख लो, तो सभी में, या जेएसडब्ल्यू एनर्जी देख लो, सभी जो है सोलर पे ही सबसे ज्यादा मोस्टली पाइपलाइन सबकी काफी स्ट्रांग है राइट. और वही ग्लोबली भी वही ट्रेंड है. और आप देखें तो 10% जो है अभी, तो सोलर नाउ इज अ फोर्थ बिगेस्ट मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी इन पावर फ्रॉम अस राइट. तो सबसे बड़ा अभी भी कोल है, इट इज ऑलमोस्ट 30% प्लस है. इंडिया में तो आई थिंक इट इज इवन मोर, कोल इज स्टिल बिगेस्ट इन इंडिया राइट. और सेकेंड जो है वर्ल्ड में गैस है, नेचुरल गैस. इंडिया में इतना बड़ा प्लेयर नहीं है नेचुरल गैस, बट स्पेशली यूरोप वगैरह जो है वो नेचुरल गैस में बहुत डिपेंडेंट है. एंड रशिया से काफ़ी ज़्यादा आता था, और ये काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर में. बट नेचुरल गैस वो कम हो रहा है उसका शेयर. आपने देखा होगा कि देखो लास्ट जब से वो वॉर स्टार्ट हुआ है तो उसका शेयर कम हो रहा है गैस का, नेचुरल गैस का. बट अगेन इट इज स्टिल ऑलमोस्ट 20% वर्ल्ड का शेयर नेचुरल गैस में है राइट. थर्ड इज हाइड्रो. तो हाइड्रो इज ऑलमोस्ट 14-15% हाइड्रो भी है, और हाइड्रो इंडिया में भी अच्छा खासा शेयर है, और उसको बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है. बट अगेन इट इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाइड्रो में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और ऑफकोर्स एक थोड़े से एनवायरमेंटल इश्यूज भी मतलब थोड़े से आगे जो रहते हैं, तो वो सब कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है हाइड्रो के साथ. तो इसलिए हाइड्रो जो है उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है. नाउ फोर्थ इज कोल विद 10% राइट. उसके बाद विंड है, फिर न्यूक्लियर है, फिर बाकी छोटे मोटे और टाइडल वगैरह जो बाकी एनर्जी सोर्सेज हैं राइट. तो दिस इज हाउ इट इज. तो सोलर नाउ हैज क्रॉस्ड विंड एज वेल एज न्यूक्लियर स्पेशली इन अप्रैल. तो ये रिसेंटली है, बट अगेन सोलर इज लाइक साइक्लिकल. आप देखोगे तो ये चार्ट में भी तो नीचे जाता है ऊपर जाता है, क्योंकि जब ठंड होती है स्पेशली नॉर्थ हेमिस्फीयर जो ज़्यादा मेजरली ज़्यादा है, तो वो शायद नीचे चला जाता होगा. और जब गर्मी है, जैसे अप्रैल में अच्छी गर्मी हुई है, तो फिर वो ऊपर चला जाता है. तो बट अगेन इट्स अ ट्रेंडिंग, ट्रेंड इज अप राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. तो अगेन इसलिए मतलब आपने भी देखा है मॉडल पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था, ईवी और ग्रीन एनर्जी एक पोर्टफोलियो लॉन्च किया था, इसी थॉट प्रोसेस से किया था कि मतलब ये ग्रीन एनर्जी जो सोलर रिन्यूएबल है, इस पे काफ़ी फोकस गवर्नमेंट का भी है, ग्लोबली भी काफ़ी ट्रेंडिंग है ये मतलब ये एनर्जी सोर्स राइट. और स्पेशली एवरीवन नाउ विद ये जो ऑयल प्राइसेस में पॉलिटिक्स चलती रहती है, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो एवरीवन वांट्स टू डाइवर्सिफाई. और सोलर, इंडिया इज अ सोलर रिच कंट्री राइट. तो इंडिया का स्पेशली बहुत फोकस है आई थिंक सोलर पे. तो इसीलिए आप देखेंगे तो मोस्टली इट हैज़ डन वेल जो हमारा पोर्टफोलियो ऑल्सो, और ओवरऑल दिस सेक्टर हैज़ डन वेल एज वेल. एंड एक्सपेक्टेड है कि आगे भी जो ग्रीन एनर्जी है या ईवी वगैरह इस तरह की जो थीम्स हैं ये अच्छा करेंगी. तो इसलिए एक सैटेलाइट छोटा सा पोर्टफोलियो हमने बना के रखा है. आई एम श्योर यू हैव सीन इट राइट. नहीं देखा है तो प्लीज़ जरूर investedin.in वेबसाइट पे चेक कीजिए, और एक बार मॉडल पोर्टफोलियोज वगैरह भी देख सकते हैं. आप सिंगल पोर्टफोलियोज भी खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे खरीदने हैं, विच एवर यू लाइक. एंड देन एक रेफरेंस की तरह मतलब एक अच्छा रहेगा अगर आप स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं. दैट इज ऑल. हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों. जय हिंद.